नमस्कार। चलिए आज हम शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है, पदार्थ सॉलिड क्यों होता है और सॉलिड किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे, बहुत थोड़ा मतलब कम पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे ताकि आपको और हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। चलिए हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था की। पदार्थ तीन अवस्था में होता है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी ठोस, और एक होती है द्रव, और एक होती है गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड ये आपकी है आइस। आइस का मतलब हो गया सॉलिड, सॉलिड। और ये आपका पानी है यानी लिक्विड, लिक्विड स्टेज। और ये आपकी वेपर है, इसका मतलब हो गया गैस, गैस स्टेट। तो यहाँ पर तीन प्रकार के पदार्थ की अवस्था हो गई। मतलब मैटर जो है, पदार्थ जो है वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सब जानते हैं। अब इन तीनों में होता क्या है, आपसे यदि कोई पूछा जाए पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में, तो आप थोड़ा सा जो है नॉलेज बच्चों को दे देते हो या हमें दे देते हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चे नहीं हो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को इतना नॉलेज तो है कि इन पदार्थ की अवस्थाओं में होता क्या है। जैसे सॉलिड जो होता है ना, उसमें पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक होते हैं, और नज़दीक होने के कारण इनका मूवमेंट नहीं हो पाता, ये एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। यानी इनकी जो पैकिंग होती है वो अच्छी होती है, अच्छी वाली पैकिंग होती है। ठीक इसी प्रकार हम द्रव्य की बात करें तो द्रव्य में क्या होता है, पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से मुक्त गति कर सकते हैं, फ्री रोटेशन कर सकते हैं, फ्री मूव कर सकते हैं। और ये एक दूसरे से अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो सॉलिड के तुलना में द्रव्य में कम होता है, पार्टिकल एक दूसरे से डिस्टेंस पे होने के कारण। अब हम बात करते हैं आपकी गैसीय पार्टिकल की। गैसीय पार्टिकल में क्या होता है, गैसीय पार्टिकल जो है काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से, और इनका अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम होता है, और इस कारण से ये फ्री रोटेशन या फ्री मोमेंट जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पदार्थ की तीन अवस्थाओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो ये तीन अवस्थाएं होती है। अब बात आती है कि अगर हम इनको एक दूसरे को डिफाइन करें या एक दूसरे से अंतर करें, तो हम मोस्टली तीन बातें हम ले लेते हैं। एक तो होता है वॉल्यूम, एक होता है शेप, एक होता है मास। पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं में अगर एक दूसरे में अंतर ज्ञात करना है तो हम इन तीन पॉइंटों को ले लेते हैं। तो तीन प्रॉपर्टी लेकर के हम तीनों को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से अंतर भी बता सकते हैं और एक दूसरे से हम ये भी बता सकते हैं कि कौन से में होता है कौन सा में नहीं। सबसे बात करते हैं पहले सॉलिड में। यानी सॉलिड जो है उसका मास जो है वो निश्चित होता है। तो क्या लिक्विड का मास निश्चित नहीं होता? हाँ, लिक्विड का भी मास निश्चित होता है, और गैस का भी मास निश्चित होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कोई भी पदार्थ होता है उसका मास निश्चित होता है, मतलब उसका द्रव्यमान निश्चित होता है। द्रव्यमान निश्चित होगा तो ही वह पदार्थ की एक निश्चित मात्रा हम शो कर पाएंगे। अब आती है बात, यदि मान लीजिए हम पदार्थ की शेप के बारे में बात करें, तो जो शेप होती है पदार्थ की वो सॉलिड में निश्चित होती है। वेरी गुड, सॉलिड में निश्चित होती है। क्या लिक्विड में निश्चित होती है? नहीं, पदार्थ की जो शेप होती है वो द्रव्य में निश्चित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पदार्थ का जो द्रवावस्था है जिस पात्र में डाली जाती है, जैसे मान लीजिए आपने एक बीकर में 1 लीटर पानी डाला तो बीकर की शेप ले लेगा। अगर आप मान लीजिए आप किसी और पात्र में डालते हो तो, या आप कोनिकल फ्लास्क में डालते हो, तो जैसे पात्र में आप इसको डालोगे वैसी ही शेप इसकी हो जाएगी। तो पदार्थ की शेप जो है वो निश्चित नहीं होती द्रवावस्था की। अब बात करते हैं गैसीय अवस्था के। तो गैसीय अवस्था में शेप निश्चित होती है? नहीं, शेप निश्चित नहीं होती, गैस की भी निश्चित नहीं होती। अगर एक कमरे में भरी हुई है तो गैस जो है वो कमरे के अकॉर्डिंग हो गई। अगर मान लीजिए आपको मतलब आप अगर किसी लाइटर में गैस भर लेते हैं तो गैस की शेप जो है उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। आयतन जो है, आयतन
वो सॉलिड स्टेट का जो है वो निश्चित होता है। सॉलिड स्टेट जो होती है, सॉलिड जो अवस्था है उसकी जो अवस्था है उसका जो वॉल्यूम है वो निश्चित होता है। यानी कोई भी ठोस होगा उसका आयतन निश्चित होता है। ये निश्चित आयतन का ठोस होगा, उसका आयतन निश्चित होगा। अगर हम बात करें उसके लिक्विड अवस्था की, तो लिक्विड का जो आयतन है वो भी निश्चित होता है। कैसे, हम कैसे समझे? अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ 1 लीटर दूध लिया, तो 1 लीटर दूध 1 लीटर ही होता है, 2 लीटर तो नहीं हो सकता, 1.5 लीटर भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आयतन निश्चित होता है, चाहे किसी भी पात्र में डाल ले। तो वॉल्यूम जो है, आयतन जो है वो द्रव अवस्था का निश्चित होता है। अब बात करते हैं 1 लीटर गैस की। तो 1 लीटर गैस बेटे अलग अलग होती है। अगर आपने द्रव में मतलब गैस को आप किस पात्र में लेते हो, कितनी वह कंडेंस्ड है, कितनी वह संपीड़ित है, तो उसके आधार पर गैस 1 लीटर की जगह 2 लीटर भी हो सकती है, 3 लीटर भी हो सकती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गैस का जो आयतन है वो निश्चित नहीं होता। अब हम बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टी की जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर है। पहले हम बात करते हैं रिजिडिटी की। रिजिडिटी मतलब कठोरता। कठोरता की हम बात करें तो सॉलिड जो है ना, सॉलिड वो कठोर होता है, हाईली रिजिड होता है, हाईली रिजिड होता है। रिजिड का मतलब आप उसको प्रेशराइज करते हो तो नहीं होता। अगर हम उसकी बात करें कठोरता की, तो स्टिक अगर होती है सॉलिड की तो काफ़ी रिजिड होती है। क्या आपने लिक्विड की स्टिक देखी है? तो स्टिक मतलब छड़ देखी है? नहीं, लिक्विड की छड़ नहीं हो सकती, क्योंकि वह इतना रिजिड नहीं होता, इतना कठोर नहीं होता। तो कठोरता जो है वो लिक्विड की नहीं होती। आप गैस की तो हम बात ही नहीं कर सकते, गैस में रिजिडिटी नहीं होती, कठोरता होती नहीं है। अब हम बात करें स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। पार्टिकल के अंदर स्पेस होता है कि नहीं होता? अगर हम बात करें सबसे मतलब बढ़िया क्वालिटी के पदार्थ के अवस्था की, तो वो है ठोस। ठोस में जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से क्लोजेस्ट पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे के सटे हुए होते हैं, एक दूसरे के बहुत बहुत नज़दीक होते हैं, जो अभी अभी आपने बताया था सॉलिड में। अच्छा, लिक्विड में जो पार्टिकल है वो पैग मतलब होते तो एक दूसरे के नज़दीक है, मगर इतने नज़दीक नहीं होते जितने कि ठोस में होते हैं। यानी ठोस में तो बेचारा जो पार्टिकल है वो इतना एडजस्टेड होता है कि वो हिल ही नहीं सकता, यानी मूवमेंट नहीं कर सकता। और लिक्विड अवस्था में इतना पार्टिकल दूर होता है कि आराम से यह मूवमेंट कर सकता है। अब हम बात करें गैस अवस्था की। गैस में पार्टिकल जो है वो काफ़ी दूर होते हैं, इनके इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन की हम बात करें तो न के बराबर होता है। तो यही अगला टॉपिक ले लेते हैं, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। यानी जो सॉलिड होता है उसमें हाईली स्ट्रॉन्ग मतलब होता है इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड में यह अट्रैक्शन सॉलिड की तुलना में कम होता है, परंतु गैस की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। अब हम बात करें गैस की, तो गैस में यह कोई फोर्स नहीं होता। ऐसा माना जाता है गैसों में इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन जो है वो नेग्लिजिबल होता है। क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। देखिए, हम यहाँ पर सॉलिड के 2 प्रकार पढ़ेंगे। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन का क्या मतलब है? जैसे आपने डायमंड देखा होगा या कोई भी प्रकार का ठोस देखा होगा, तो उसमें क्या है, वह क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। क्रिस्टल मतलब एक कठोर संरचना होती है जिसमें पार्टिकल जो है पैकिंग जो है एक निश्चित पैटर्न में पाई जाती है। जबकि कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिनको हम ठोस तो कहते हैं, परंतु उसमें जो पार्टिकल्स की पैकिंग है वो एक निश्चित पैटर्न में नहीं होती और इनका कोई अरेंजमेंट ढंग से नहीं होता, तो हम उसको क्रिस्टल नहीं कह सकते। तो क्रिस्टल और मतलब एमोर्फस दोनों में क्या अंतर है? यानी कठोर तो होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठोस भी होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? जैसे हम बात करें नमक और चीनी की, तो चीनी और नमक दोनों ही क्रिस्टल ठोस होते हैं। अगर हम पाउडर यानी आटे की बात करें या किसी के पदार्थ की बात करें, वह ठोस तो होता है, परंतु जैसे लकड़ी है, रबर है, कांच है, ये एमोर्फस सॉलिड कहलाते हैं।
अब दोनों में क्या अंतर होता है उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। कांच जो है उसमें प्रकाश सभी दिशाओं में आर पार हो सकता है, एक समान होता है। क्या हम चीनी के क्रिस्टल में देखें तो सभी दिशाओं में एक समान होता है क्या? नहीं होता। अच्छा, हम बात करें इनके अरेंजमेंट की तो देखिए इसमें जो सॉलिड होता है, क्रिस्टलीय सॉलिड होता है, उसमें पार्टिकल एक दूसरे से निश्चित व्यवस्थित होते हैं। क्या कांच में भी इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं क्या? नहीं। तो हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर सेना जो है वो एक मतलब निश्चित क्रम में व्यवस्थित है और यहाँ पर पब्लिक जो है वो अलग अलग क्रम में व्यवस्थित है। तो इन दोनों की हम बात करें तो यही जो प्रॉपर्टी है वो इनके एमोर्फस और क्रिस्टलाइन को डिफाइन करती है। एक उदाहरण ले लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस की, यानी जिसमें हम क्रिस्टलीय ठोस को ठोस कह सकते हैं, ग्रेफाइट और हीरे की। हीरे में जो पार्टिकल है वो कार्बन के चारों ओर चतुष्फलक की व्यवस्था में होता है, यानी एक कार्बन जो है वो 4 अन्य कार्बन से टेट्राहेड्रल पोजीशन में होता है और इनके बीच में 109.28 मिनट का कोण होता है। ये कोण होता है, ये निश्चित होता है और इस पैटर्न के कारण से संपूर्ण जो मतलब कार्बन का जो अणु है वो व्यवस्थित होकर के एक नेट यानी जालनुमा संरचना बना लेता है, जिसको हम डायमंड कहते हैं। इस डायमंड की जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है और इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन के बीच में जो एकल बॉन्ड होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो 1.154 pm होती है, यानी 154 pm की डिस्टेंस होती है। अब हम बात करते हैं इसी का एक और जो अपर रूप है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है उसमें कार्बन के हेक्सागोनल जो रिंग पाई जाती है और उस रिंग के कारण से एक प्लेट नुमा यानी एक चद्दरनुमा संरचना बन जाती है। इन जो चद्दरनुमा संरचना है उन संरचनाओं के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 340 pm की होती है। 340 pm होने के कारण से यानी इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वह वांडरवाल्स फोर्स होता है, यानी यहाँ पर इन रिंग के बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा बल होता है? वांडरवाल्स बल होता है और इस वांडरवाल्स बल के कारण से ये स्मूथ होती है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ग्रेफाइट की परत इसी कारण से लिखने के लिए काम आती है, क्योंकि जब हम ग्रेफाइट की परत को कागज पे घिसते हैं तो कागज के और ग्रेफाइट के परत के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा हो जाता है और ग्रेफाइट की परत के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से ग्रेफाइट की परत आसानी से वांडरवाल्स बल अट्रैक्शन बना लेती है पेपर के साथ और यही कारण है कि वह पेपर पे चलती हुई दिखाई देती है। एक और पॉइंट यहाँ पर हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। ये एक ऐसा ग्रेफाइट है, मतलब क्रिस्टलीय ठोस है जो आपका सुचालक है। हालांकि क्रिस्टलीय ठोस सुचालक नहीं होते हैं। क्यों सुचालक है? क्योंकि इसमें जो कार्बन होता है वो कैसा संग्रहित है? sp2 संग्रहित है और sp2 संग्रहित होने के कारण प्रत्येक कार्बन के पास में एक असंग्रहित कक्षक होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और मुक्त होने के कारण यह कंडक्टिविटी शो करता है। ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन का जो डिस्टेंस होता है वो 141.5 pm होता है, मतलब 141.5 pm होता है और जो आपकी ग्रेफाइट की जो परतें हैं हेक्सागोनल प्लेट्स जो बनती हैं उनके बीच में 340 pm की डिस्टेंस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में वास्तव में क्या अंतर है। तो हम पहला पॉइंट लेते हैं शेप का। पहली प्रॉपर्टी है शेप। द डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स जियोमेट्रिकल शेप होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पार्टिकल होते हैं वो एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं और इस पैटर्न में धनायन ऋणायनों का एक निश्चित क्रम होने के कारण से ये क्या होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति का निर्माण कर लेते हैं। मतलब हम किसी भी क्रिस्टल को हम पढ़ेंगे तो उसकी एक निश्चित ज्यामिति को पढ़ेंगे, मगर एमोर्फस सॉलिड जो होता है उसको हम क्या पढ़ेंगे? हम इनको पढ़ेंगे कि इनकी इरेगुलरिटी पाई जाती है, इनमें कोई निश्चित क्रम नहीं पाया जाता, पार्टिकल का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं मल्टिंग पॉइंट की। मल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटे? मल्टिंग पॉइंट का मतलब है
जो ठोस होता है उसका गलनांक। गलनांक का मतलब जब हम गर्म करेंगे तो वह पिघलेगा, और पिघलेगा तो कब पिघलेगा, कैसे पिघलेगा, ये हम देख रहे हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग एट द शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर होता है, मतलब एक निश्चित होता है। क्या है कि कोई भी जो सॉलिड होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक निश्चित होता है, क्योंकि वह निश्चित ताप पर पिघलता है या मेल्टिंग होता है। जबकि एमोर्फस सॉलिड होता है उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो टेम्परेचर नहीं होता जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, अगर हम कांच की छड़ लें तो कांच की छड़ को जैसे ही हम गर्म करेंगे वह पिघलना शुरू हो जाएगी, और पिघलना शुरू हो जाएगी तो हम इसे आसानी से मोड़ सकते हैं। जबकि अगर हम कोई क्रिस्टल या ठोस लें, जैसे नमक है, चीनी है, तो उसको आप गर्म करते जाइए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मगर एक निश्चित ताप पर यह पिघलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो कूलिंग कर्व जो होता है क्रिस्टल का, वह इस प्रकार से आता है, ये स्थिर हो जाता है और ये फिर नीचे गिरने लगता है। जैसे अगर हम गर्म करते हैं तो पहले इसका टेम्परेचर बढ़ता है, एक फिक्स पॉइंट पर ये स्थिर हो जाता है, और ये तब तक स्थिर रहता है जब तक संपूर्ण क्रिस्टल पिघल ना जाए, और फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक शार्प पीक आ जाती है या एक टेम्परेचर आ जाता है जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जबकि अगर हम कूलिंग कर्व एमोर्फस क्रिस्टल का देखें या सॉलिड एमोर्फस सॉलिड का देखें, तो हम इसमें क्या देखते हैं, जैसे जैसे आप इसको गर्म करते हो वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण से यह मतलब पिघल जाता है। तो इसका कोई निश्चित पीक पॉइंट नहीं होता जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। क्लीवेज प्रॉपर्टी, मतलब इसको तोड़ने की हम बात करें तो ये कैसे टूटता है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है ना, वो उसमें क्या होता है, पार्टिकल निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे एक धनायन है और फिर एक ऋणायन है, फिर एक धनायन है, फिर एक ऋणायन है, इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। और एक धनायन के पास दूसरा ऋणायन होगा, फिर ऋणायन के पास धनायन होगा, और धनायन के पास फिर ऋणायन होगा, इस प्रकार से व्यवस्थित होगा। जब हम चोट मारते हैं तो चोट मारने पर ये जो परत है, पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है वो खिसक जाता है, और खिसकने के कारण से होता क्या है कि धनायन नज़दीक आ जाता है, ऋणायन नज़दीक आ जाता है, तो उसके अंदर क्या है, प्रतिकर्षण होने लगता है, और इस प्रतिकर्षण के कारण से ये आसानी से टूट जाता है, यानी इनकी भंगुर प्रवृत्ति होती है। जबकि ऐसा नहीं होता किसमें, एमोर्फस सॉलिड में, उसमें ऐसा नहीं होता। देखिए, व्हेन द cut with a sharp edge tools, they split into the two pieces, and the newly generated surface are plain and smooth। अगर हम किसी क्रिस्टल ठोस को काटते हैं तो ये आसानी से कट जाता है चाकू के द्वारा, और अगर हम इसको देखते हैं तो इसका जो पीस बनेगा, टुकड़ा बनेगा, वह स्मूथ बनेगा। यानी इसका स्मूथ बनने का कारण क्या है कि जैसे ये कटेगा तो इसकी जो एक परत है वो पूरी की पूरी खिसक जाएगी। When cut with the sharp edge tool, they cut into the two pieces with the irregular surface। अगर हम इसको काटते हैं, सॉलिड जो एमोर्फस है उसको हम काटते हैं, तोड़ते हैं, तो ये टुकड़ों में टूट तो जाता है, मगर इसकी सरफेस जो है स्मूथ नहीं होती। ये देखिए, यहाँ पर तो स्मूथ सरफेस होगी, ये स्मूथ सरफेस होगी इसकी, और यहाँ पर ये उभरी हुई सरफेस होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब फिजन का मतलब है, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये पिघलता है, तो उसकी जो एनर्जी है, एंट्रोपी है, उसका मान क्या होता है। They have the definite and characteristics enthalpy of the fission। फिजन के मतलब गलनांक का जो पॉइंट है वो निश्चित होता है, तो इसका मतलब इसको गलने के लिए आवश्यक जो एनर्जी है उसका मान भी निश्चित होता है, क्योंकि हमने इसके कूलिंग पॉइंट में देखा है कि ये तब तक पिघलता है जब तक ये पूरा क्रिस्टल द्रवित ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर जो आप टेम्परेचर या एनर्जी दोगे वो एनर्जी निश्चित होगी, और इस कारण से इसकी हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो मतलब एक निश्चित होगा, करेक्टरिस्टिक्स होगा।
दे डज नॉट हैव द डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन। फ्यूजन के लिए मतलब इसके एमॉर्फस जो सॉलिड है उसके फ्यूजन के लिए कोई निश्चित एंथैल्पी का मान नहीं होता। एनीआइसोट्रोपिक नेचर की हम बात करें, यानी आइसोट्रोपिक नेचर होता है कि नहीं होता, एनीआइसोट्रोपिक नेचर समदेशिकता होती है कि नहीं होता। पहली बात करें क्रिस्टल की, तो क्रिस्टल सॉलिड जो होता है वो एनआइसोट्रोपिक नेचर में होता है, ये समदेशिक नहीं होता, इसको हम कह सकते हैं विषमदेशिक होता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो समदेशिक होता है। ये समदेशिक किसे कहते हैं, यानी आइसोट्रोपिक किसे कहते हैं और एनआइसोट्रोपिक किसे कहते हैं, इन दोनों को हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करें नेचर की। नेचर ऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पार्टिकल का जो ऑर्डर है अरेंज होने का वो कैसा होता है, लॉन्ग अरेंज ऑर्डर होता है। यानी पार्टिकल जो है ना सॉलिड क्रिस्टल सॉलिड जो होते हैं उनमें पार्टिकल का जो पैटर्न होता है वो एक निश्चित होता है और ये लंबे समय तक वही ऑर्डर रिपीट होता रहता है। इसका कोई निश्चित पैटर्न होता है, इस पैटर्न को फॉलो करके पूरा क्रिस्टल बनता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होता है उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट का कोई निश्चित ऑर्डर नहीं होता। कुछ समय के लिए पैटर्न मान लीजिए यहाँ पर कुछ और है और कुछ समय के लिए बाद में ये हो जाता है। संपूर्ण पार्टिकल जो है ना संपूर्ण सॉलिड में इनका अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। क्रिस्टल सॉलिड के एग्जाम्पल, क्रिस्टल सॉलिड जो है उसके एग्जाम्पल है NaCl है, सोडियम सल्फेट है, जिंक सल्फाइड है। तो इस प्रकार के खूब सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो आपके आयनिक ठोस होते हैं वो सारे के सारे क्रिस्टल सॉलिड होते हैं। और हम यहाँ पर अनायनिक सॉलिड हम जैसे लकड़ी है, कांच है, तो ये इनके एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम वन बाय वन इनके कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं जिनको हम क्या कह रहे थे कि क्रिस्टल सॉलिड होते हैं कि नहीं होते। जैसे हम पहला पॉइंट ले रहे थे, अंडरगोज द रेगुलर क्लीवेज। इसका मतलब क्या था यहाँ पर एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे जो क्रिस्टल होता है उसके पार्टिकल की एक लेयर बन जाती है और लेयर बनने के कारण हम जब इसको काटते हैं तो वह स्मूथली कट जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे क्लीवेज जो प्लेन होता है उसके द्वारा ये पार्टिकल पूरे के पूरे हटाए जा सकते हैं। जबकि हम बात करते हैं इरेगुलर क्लीवेज की, तो इरेगुलर जैसे हम मान लीजिए यहाँ से हम काटना शुरू करते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पर ये खड्डा आ जाएगा, यहाँ पर पार्टिकल का है नहीं, यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है। तो रबर है या कोई और जैसे लकड़ी है या कांच है तो ये रेगुलरली नहीं कटता। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाइसोट्रोपिक नेचर की। आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक, एक नाम मैं बोल देता हूँ, समदेशिक और विषमदेशिक। समदेशिक का क्या मतलब होता है, यदि हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को क्रिस्टल के सभी दिशा से अगर हम मेजर करें तो उनकी दिशा के अकॉर्डिंग अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन नहीं होता है तो वह कहलाता है आइसोट्रोपिक, और अगर परिवर्तन होता है तो हम उसे कहते हैं एनाइसोट्रोपिक। सॉलिड जो होते हैं ना क्रिस्टल सॉलिड, उनको हम एनाइसोट्रोपिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो प्लस माइनस यानी धनायन ऋणायन के द्वारा होता है। और इसके यहाँ पर हम मान लेते हैं जैसे लाल कलर वाले धनायन है और पिंक कलर वाले और ग्रीन कलर वाले ऋणायन है। अगर हम इधर से कोई प्रकाश गुजारेंगे तो ये अलग दिशा में होगा, अलग प्रकार का होगा, क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन दोनों प्रकार के आ जाते हैं। और इसमें केवल और केवल धनायन या ऋणायन प्रकार का ही पार्टिकल आता है। और इस कारण इधर से जो प्रकाश का मतलब वैल्यू होगी, प्रकाश की प्रॉपर्टी होगी वो अलग होगी। तो इनकी डायरेक्शन बदलने के साथ साथ, इनके दिशा बदलने के साथ साथ इनके फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, विषमदेशिक। क्या कहते हैं? विषमदेशिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे एक्रिस्टलीय सॉलिड की, यानी एमॉर्फस सॉलिड की। तो एक्रिस्टलीय सॉलिड किसे कहते हैं? ऐसे सॉलिड में क्या होता है, ऐसे सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, परंतु इनमें अगर हम मतलब किसी भी डायरेक्शन में प्रकाश का मोमेंट देखें, प्रकाश का मतलब प्रॉपर्टी को हम पढ़ें, तो यहाँ प्रकाश जो है सभी दिशाओं में इक्विवेलेंट होता है। जैसे हम कांच में देखें तो कांच में क्या होता है, कांच की किसी भी दिशा से प्रकाश को गुजार
सुधारा जाए तो कांच का अपवर्तनांक एक समान आएगा और इस कारण से हम इसको समदेशिक कहते हैं। देखिए ये तो प्रकाश का उदाहरण लिया गया है, इसकी जगह हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम मोस्टली देखें तो अगर क्रिस्टल सॉलिड है तो उसमें क्या है, डायरेक्शन बदलने के साथ साथ वह बदल जाती है। जबकि अगर हम एक्रिस्टल सॉलिड की हम बात करें तो उसमें इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। इस कारण से एक्रिस्टल सॉलिड को हम क्या कहते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर, और एनाइसोट्रोपिक इन नेचर हम कहते हैं क्रिस्टल सॉलिड को। ठीक है, इससे पहले मैं एक और बात बता देता हूँ, वो ये है कि क्रिस्टल सॉलिड को हम वास्तविक सॉलिड कहते हैं, रियल सॉलिड जो हम क्रिस्टल सॉलिड को कहते हैं, और एमोर्फस सॉलिड को हम क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड क्यों कहते हैं, सूडो सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हें हम अतिशीतित द्रव यानी वेरी कूलेस्ट सॉलिड वो लिक्विड कहते हैं। यानी इनको हम ऐसा क्यों कहते हैं, एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे बहुत पुराने मकान है, जैसे हम हेली कहते हैं, हेली मतलब कोई नगर में कोई हेली बनी हुई है, तो उनकी जो कांच की जो खिड़कियाँ होती है, खिड़कियों के जो कांच होते हैं, उन कांच की नीचे से मोटाई बढ़ जाती है और ऊपर से कम हो जाती है। ये मोटाई बढ़ने का जो कारण क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए कांच की मोटाई नीचे से बढ़ने का कारण ये होता है कि इनमें धीरे धीरे नीचे की ओर जो है कांच बहता है। तो कांच का नीचे की ओर लुढ़कना, इसका मतलब है बहुत धीमी गति से कांच के पार्टिकल भी मूवमेंट करते हैं, और इसी कारण से कांच जो है वो रियल सॉलिड नहीं होता, रियल क्रिस्टल सॉलिड नहीं होता, एमोर्फस होता है। एमोर्फस होने का यही एक एग्जाम्पल है कांच का। तो मतलब अतिशीतित द्रव हम इसको कह सकते हैं, वेरी कूलेस्ट सॉलिड लिक्विड हम इनको कह सकते हैं जो फ्रीजिंग किया हुआ हो, ऐसा। चलिए आज के लिए हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which of the following condition favor the existence of the substance in the solid state? हाँ चलिए आप इसका आंसर खोजने की कोशिश कीजिए। ये पूछ रहा है कि जो सॉलिड स्टेट होती है वह कौन सी अवस्था में उपस्थित होती है। तो हम यहाँ पर हम बात करें लो टेम्परेचर की। लो टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। देखिए हाई टेम्परेचर पर तो सॉलिड जो है उसके पार्टिकल मूवमेंट करने लगेंगे, वह पिघल जाएगा, और काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वह भी टेम्परेचर बढ़ने के कारण से होता है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल मूवमेंट करने लगेगा और इसकी सॉलिड स्टेट नहीं होगी। तो वीक जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एचिव फोर्स होगा, तो वो भी इसको नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है, मतलब ठोस, द्रव और गैस को अगर हम तीनों को यहाँ पर ले लेते हैं तो ये है, मान लीजिए ठोस, और ये मान लीजिए आपका द्रव, और ये मान लीजिए आपका गैस है। तो अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो गैस जो है वो द्रव में बदल जाएगी और द्रव जो है वो ठोस में बदल जाएगा, और टेम्परेचर को यदि हम बढ़ाएंगे तो ठोस द्रव में बदल जाएगा और द्रव गैस में बदल जाएगी। तो ये टेम्परेचर जो है वो इनको परिवर्तित करता है, इसलिए टेम्परेचर को हमें यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, Which of the following is not a characteristics of the crystalline solid? Crystalline solid मतलब है आपका जो क्रिस्टल ठोस होता है उसका कौन सा करेक्टर नहीं है। पहला, डेफिनेट एंड करेक्टरिस्टिक्स द हीट ऑफ द फ्यूजन, ये तो होता है क्योंकि शार्प पीक बॉइलिंग पॉइंट और मल्टिंग पॉइंट का जो है वो निश्चित होता है, और इसी कारण से उसकी हीट ऑफ द फ्यूजन जो है वो भी निश्चित होती है। नेक्स्ट, आइसोट्रोपिक नेचर, नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोट्रोपिक नहीं होता, क्या होता है, एनाइसोट्रोपिक होता है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये 2 नंबर का जो पॉइंट है वो इसका सही है, बी।
A regular periodic repeated pattern of the arrangement of the constituent particle in the entire crystal. क्रिस्टल में, हाँ ये इसका सही है। तो हमारे यहाँ पर पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही है, तीसरा है इनको हम ट्रू सॉलिड कहते हैं, ये बात भी सही है, परंतु ये बात इसके लिए सही नहीं है। तो 2 नंबर आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एमोर्फस सॉलिड, मतलब एमोर्फस सॉलिड कौन सा है? तो ग्रेफाइट एमोर्फस नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पैकिंग का जो एक निश्चित पैटर्न होता है। दूसरी हम बात करते हैं क्रोमियम एलम, ये एक जो है वो आयनिक सॉलिड है, इसलिए इसका भी ये मतलब नहीं हो सकता। तीसरी बात करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड की, इसमें भी पार्टिकल का एक निश्चित क्रम होता है। तो क्वार्टेज जो होता है सिलिका, इसका पैटर्न जो है वो निश्चित नहीं होता, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कौन सा कथन सही है? सेम इन द ऑल डायरेक्शन, जो ग्लास है तो वो क्वार्ट्ज ग्लास है, और ग्लास के अंदर क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी प्रकाश का जो अपवर्तन हो रहा है यहाँ पर, वो सभी दिशाओं में समान होगा। तो हमारा पहला पॉइंट इसका सही होगा कि सेम इन द ऑल डायरेक्शन। देखिए ये दूसरा पॉइंट है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो उसके लिए होता है, किसके लिए होता है? द डिफरेंट इन द डिफरेंट डायरेक्शन, ये तो सॉलिड क्रिस्टल सॉलिड के लिए होता है, जबकि जो क्वार्ट्ज ग्लास है वो क्या है? ये एमोर्फस है, और एमोर्फस के लिए ये क्वेश्चन ना ये पॉइंट सही होगा। ठीक है।